नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। डिबेट एट आप देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय आज का, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दिन जो है वो विपक्षियों के लिए 23 जून क्या साबित होगा, क्या होगा, क्या सब मान जाएंगे, हाथ तो मिलेंगे, दिल मिल जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। और इस सवाल के बीच हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि सब कुछ जैसा विपक्षी चाहते हैं वैसा हो पाएगा क्या? मोदी को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, जिन्हें हटाने के लिए विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, वो ऐसा कर पाएंगे क्या? विपक्षी एकजुटता पर पिछले 3 दिनों को यदि आप देखेंगे तो जिस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं, टूट फूट हो रही है, वाकई में ये जो गठबंधन है ये कुछ कमाल कर पाएगा, मोदी के सिंहासन को हिला पाएगा? ये सबके सवाल हैं जहन में। जाहिर तौर पर इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि 23 जून की ये महत्वपूर्ण गठबंधन की बैठक, जिसके लिए पिछले 3 बार से तारीखें टलती गई, लेकिन अब फाइनल हुआ 23 जून को हो पाएगी। और सब कुछ वैसा ही जैसे नीतीश चाहते हैं या बाकी विपक्षी चाहते हैं, क्योंकि यूनिटी की बात तो हो रही है, लेकिन इस यूनिटी के बीच सपने सबके अलग अलग हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पैनल में कौन कौन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे और शुरुआत करेंगे हमारे आज के डिबेट एट की। हमारे साथ आज सुरेंद्र राजपूत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ हैं राम सागर सिंह जी, भाजपा प्रवक्ता। हमारे साथ है परिमल कुमार जी, महासचिव जेडीयू। और हमारे साथ है प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही है। ये जो बैठक होने जा रही है, विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही, सबसे पहले तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? चूंकि शुरुआत नीतीश कुमार करेंगे और पूर्ण आहुति राहुल गांधी। सोनल, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ये जो 2014 से और 2023 का भारत है, इस 2023 तक के भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गैर संवैधानिक कृत्य किए, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने, मरोड़ने या कुचलने का काम किया, या संवैधानिक संस्थाओं से किसी न किसी रूप में प्रतिपक्षियों को और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, इसके अंत होने का समय आ गया। इस मायावी शासन के अंत होने का समय आ गया है। 23 तारीख को श्री नीतीश कुमार जी की पहल पर पूरे देश का प्रतिपक्ष एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। 18 से ज्यादा राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश में, जिनकी एक बड़ी भागीदारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक, सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से लड़ती है। और या फिर अन्य सारी हमारी क्षेत्रीय ताकतें हों, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी साहिबा हों, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव साहब हों, या फिर नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी जी हों, स्टालिन साहब हों, शिबू सोरेन साहब हों, ये सारे के सारे दल एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस मायावी शासन के अंत करने की शुरुआत करेंगे। यहां पर आप लोग कह सकते हैं तमाम डिफरेंसेस आप बता रहे हैं कि कोई मांझी साहब छोड़ के चले गए, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा, ये आप सब कह सकते हैं, लेकिन पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं अहंकारपूर्ण शासन के अंत करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और कोई मायावी शासन के माथे पर तीर मारेगा, कोई भुजाओं पर तीर मारेगा, कोई जंघाओं पर तीर मारेगा, और राहुल गांधी जी साहब ने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी जी नाभि में तीर मारेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार का एक लक्ष्य चल पड़ा है, कर्नाटक हम लोग जीत गए, हम लोग हिमाचल जीत गए, और जनता आने वाले समय में महंगाई से, बेरोजगारी से, अग्निवीर की समस्या से, चीन की समस्या से, ये सारी की सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन का अंत करेगी। जी सुरेंद्र जी, चूंकि आपने अहंकार की बात की तो एक सवाल, क्योंकि अहंकार तो ठीक है, आपको खत्म करना है, इसलिए आप सब एकजुट हो रहे हैं, स्वार्थ खत्म कर पाएंगे जिसके चलते ये सब पार्टियां एकजुट हो रही? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ तो होगा ना, इसको तो मानते हैं, वो कैसे साधेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सोनल बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि है हमारा स्वार्थ। हमारा स्वार्थ जनता के नेतृत्व में गठबंधन करने का है, संविधान को बचाने का हमारा स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ कहीं ना कहीं इस मायावी शासन को अंत करने का है। हमारा स्वार्थ जिस तरीके से स्वायत्त शासी संस्थाएं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हों, आप तो खुद जानती हैं कि इलेक्शन से पहले अमित मालवीय डेट डिसाइड कर देते हैं।
आप तो खुद जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस सड़क पर आकर के न्याय मांगते हैं। आप तो स्वयं जानती हैं कि रात में 1:30 बजे सीबीआई का तख्ता पलट हो जाता है। आप तो स्वयं जानते हैं कि पिछले 7 साल से सीवीसी नहीं, क्या नाम, किसान आयोग नहीं, के मेंबर नहीं। और आप मतलब मैं आपको क्या क्या बता दूं आपसे, इन सब चीजों को पुनर्स्थापित करने का स्वार्थ है हमारा, और जनता के सवालों का जवाब मिले। आप देखिए ना, पिछले 40 दिन से मणिपुर जल रहा है, और प्रधानमंत्री जी पहले 10 दिन कर्नाटक में अपने ऊपर फूल बरसवा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। अब 8,000 के प्लेन में यूएस चले गए खाना खाने के लिए। तो आप इस चीज को देखें, इन सब चीजों को खत्म करने का स्वार्थ है हमारा, और हम मानते हैं स्वार्थ को पूरा करेंगे। ठीक, जेडीयू से हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं, महासचिव है जेडीयू के। परिमल जी, आपसे समझना चाहेंगे, तैयारियां पूरी हो गई है, स्टालिन जी को बुलाने तो खुद नीतीश जी जाने वाले थे, हालांकि उनके यहाँ कार्यक्रम भी था, वो वहां नहीं जा पाए, लेकिन अब इसको लेकर भी सवाल है कि पहले तो जो बिहार में गठबंधन है उसी से मांझी अलग हो गए, इसके अलावा ये एक नई टेंशन, उसके बाद संजय झा जी और तेजस्वी जी एयरपोर्ट पर वेट करते रहते, नीतीश जी के बारे में पता नहीं चलता, नीतीश जी क्या करने वाले, अगला कदम किसी को पता नहीं चलता। इस बीच वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके अपने कंफ्यूज हैं। जी परिमल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। परिमल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, एक बार फिर से कोशिश कीजिए सर। चलिए, एक बार क्या दिक्कत आ रही है समझने की कोशिश करेगी हमारी टीम, तब तक मैं रुख कर लेती हूं। इस वक्त हमारे साथ जो है राम सागर सिंह जी भी जो भाजपा प्रवक्ता है। राम सागर जी, आपसे समझना चाहेंगे, विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, 23 जून को ये इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले परिमल जी और उनकी पार्टी जो तैयारियां की हैं उनको समझ लेते हैं, चूंकि वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। परिमल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मिल रही है। जी जी, आ रही है। सर, पटना में क्या तैयारियां हैं इस पूरी बैठक को लेकर? हालांकि इससे पहले ही खुद वहां का जो महागठबंधन है उसमें टूट फूट की खबरें आती रही, मांझी अलग हो गए, और इस बीच नीतीश जी भी स्टालिन जी को निमंत्रण स्वयं देने जाने चाह रहे थे, वो भी नहीं जा पाए। इसकी जानकारी भी कुछ संजय झा जी को भी नहीं लगी, आधा घंटे एयरपोर्ट पर वेट करने के बाद तेजस्वी जी को भी पता नहीं चला। इस बीच सब सोच रहे हैं नीतीश जी करना क्या चाहते हैं, उनके अगले कदम का पता ही नहीं चलता है। देखिए, आप भी बीजेपी की तरह कंफ्यूजन उत्तर करना चाहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होगी वह बीजेपी के ताबूत में अंतिम चीज साबित होगी। और आप समझे इस बात को, जो विपक्षी एकता की आवश्यकता है। आप लोग प्रश्न उठाते हैं कि मोदी वर्सेस, मोदी इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोदी की जो पॉलिसी है, जिस तरह की नीतियों को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, संविधान विरोधी, जन विरोधी, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और प्रवृत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जहां तक विपक्षी दलों के एकीकरण का प्रश्न है, तो इन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में यह कहा था कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं दूं कि क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय लोगों के भावना, अपेक्षा एवं आकांक्षाओं के का प्रतीक होता है, और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा और जो अपेक्षाएं हैं उसको कुचलने का प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति में यह तो एक फैक्टर है जिसके कारण सभी क्षेत्रीय दल में एक, आप कह सकते हैं, कैटलिस्ट का यह स्टेटमेंट काम किया, और सभी केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल का प्रयास कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी ने जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में जो भी काम किया है, जैसे तुगलकी फैसला जिससे सामान्य लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, नोटबंदी जैसे फैसला, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे फैसलों से उबर नहीं पाई। अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि नरेंद्र मोदी विदेश गए, अमेरिका गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इतिहास में यह प्रथम बार था कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं अमेरिका के चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी की थी, और ट्रंप के समर्थन में ये गए, और इसकी परिणति ये हुई कि ट्रंप तो पराजित हुए ही, लेकिन वहां रहने वाले भारतवासियों को अभी भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बीजेपी, देखिए बीजेपी की प्रवृत्ति क्या है, बीजेपी तो मात्र तानाशाह के लिए काम करती है, कोई बेसिक, जैसे आपने देखा भी कि इन्होंने, ये बीजेपी किसान विरोधी है, क्योंकि इन्होंने जो कृषि नीति लाया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत इन्होंने करने का प्रयास किया, ताकि किसानों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखा जाए।
अग्निवीर, जैसे हमारे एक मित्र ने भी एग्जाम्पल भी दिया, तो देखिए मैं एग्जाम्पल बता दूं कि अग्निवीर जैसी योजना निश्चित रूप से सेना के प्रति जनता दल यूनाइटेड का सम्मान रहा है, लेकिन इसकी परिणति उसी तरह की होगी जिस तरह छत्तीसगढ़ में सर्वा जुलूम जैसे कार्यक्रमों की हुई थी। उसमें भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाए गए थे, स्थानीय लोगों को आर्म्स इत्यादि के ट्रेनिंग दिए गए थे और बाद में ये अनकंट्रोल्ड हो गए और वह लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक समस्या बनने लगे। तो दूरदर्शी है ये केंद्रीय नेतृत्व भारत सरकार। और आप देखिए कि भारत की मूल अवधारणा क्या है। भारत की मूल अवधारणा जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं, राइट, डेमोक्रेटिक सेटअप कहते हैं, तो बीजेपी सेंटर आइडिया ऑफ द बीजेपी इज अगेंस्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे को आप बदल नहीं सकते। और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक उदाहरण भी दूं कि जहां तक मुझे पता है कि जो बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि भारतीय संविधान से सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म टर्म को इरेज कर दिया जाए, और किसी भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके प्रतिकार नहीं किया। तो देखिए बीजेपी की प्रवृत्ति ही अलग है। बीजेपी चाहती है राइट कॉम्युनल लोकतंत्र में है ही नहीं, ये खट्टर मॉडल और एक सिद्ध मॉडल में विश्वास करने वाली पार्टी है। ये सालों भर अपने 5 वर्ष ये जो कार्यकाल होती है, ये हमेशा चुनावी मोड का काम करती है, ये कभी भी जन कल्याण का काम नहीं करती। नहीं परिमल जी, आप लोग इकट्ठा तो इसीलिए हो रहे हैं ना कि इनको हटाना है, क्योंकि ये संविधान के मुताबिक सत्ता पे नहीं बैठे। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछ रही थी कि जो बीजेपी कह रही है कि भाई जो घर नहीं संभाल पा रहे वो बाकी सबको जोड़ लेंगे। दिस इज द रिपरकशन ऑफ ऑल दीज एक्टिविटी एंड फेल्योर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द रेनबो गवर्नमेंट, राइट। जो इन्होंने काम किया पिछले अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में, और जो 2019 में जो इन्होंने वादी के, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए, और रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि मात्र इतने वर्ष में मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिए गए। बतलाएं इनकी हैसियत, इनकी स्थिति क्या है। ये इन्होंने जितने कार्यक्रम चलाए, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से फेल होगा। एनजीटी ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा के जल के शुद्धिकरण के बावजूद वहां के बैक्टीरिया में वृद्धि हुई और ऑक्सीजन लेवल में कमी हुई। आपने देखा त्रासदी थी जब पैंडेमिक पीरियड में, राइट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कई है ना ये फ्यूनरल सेंटर या सब दावरी की स्थापना करने की बात की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने स्पष्ट रूप से कई शवों को प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में देखा। सर मैं आऊंगी दोबारा, क्योंकि और भी कई सारे मेहमान हैं, सबको मौका मिल जाए फटाफट। मेरे साथ अभी विनय सिंह जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता सपा। क्योंकि मुझे राम सागर जी का भी रुख करना है, उससे पहले सपा से प्रवक्ता विनय सिंह जी जुड़े, उनसे भी समझ लेते हैं। विनय सिंह जी, एक तरफ तो नारा चल रहा है 80 पार, पीडीए की आप बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अलायंस, मायावती कह रही हैं कि ये परिवार दल अलायंस है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उत्तर प्रदेश में ही एक हो जाएंगे। कह रहे हैं कि सपा को डर है कांग्रेस से, तो कांग्रेस तो खुद ही इस कार्यक्रम में जा रही है। कई दल और हैं जो कि डर रहे हैं, तृणमूल भी डर रही है, ऐसा कह रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो पाएगा? मायावती से पहले तो हाथ मिला लीजिए, वो संभव हो पाएगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं परिवार दल अलायंस है पीडीए। देखिए सुलभ जी, इस समय जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, आप संविधान को, लोकतंत्र को बचाना। आप अगर आप देखें कि लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश की अगर बात हम ले लें तो पंचायत चुनाव से लेकर के जितने चुनाव हुए, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की गई। कमर में कट्टा लगा करके पुलिस के समर्थन में प्रत्याशियों को उठा लिया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा है, गोलियां कोर्ट के अंदर चल रही है, न्याय बेचारा मेज के नीचे छुप रहा है जो सबको न्याय देता है। क्या यही है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का? आपने अब पुलिस अभिरक्षा में इतनी गोलियां चलते हुए देखा। संविधान जिस तरीके से आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए तो आज की तारीख में जितनी नौकरियां हैं सब आउटसोर्सिंग के तहत जो है प्राइवेटेशन की तरफ जा रही है। कहीं न कहीं ये साजिश है, पिछड़े दलित वंचित समाज के हक को मारने का ये एक साजिश चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक संविधान की रचना की थी, उन्होंने सबके एक अधिकार को निहित किया था। संविधान के तहत ही अनुच्छेद सीआरपीसी 21 के तहत सबको अपने दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है। क्या ये सारी चीजें आज उत्तर प्रदेश के अंदर है?
कहीं न कहीं हम इससे मरहूम हैं। आज महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी ये अपने सारी चरम पे बैठकें है। तो बैठक में हो जाएंगी। मैंने तो कहा कि मायावती जी से हाथ मिला लेंगे। देखिए, हमने सबसे हाथ मिलाया, ऐसा नहीं है कांग्रेस से नहीं मिलाया, हमने विषम परिस्थितियों में बहन जी से भी हाथ मिलाया। हम लोकतंत्र, बाबा साहब जी जो संविधान बनाया है उसके तहत जो लोगों का अधिकार मिला हुआ, जो इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा, हम उसको बचाने के लिए हम किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार है, हम किया भी है। और आज हम चाहते हैं कि अभी पिछला चुनाव आपने देखा जिस तरीके का रहा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, हम लोग तो चाहते हैं कि सारे लोग एक मंच पे आए, बड़ा दिल दिखाए। अगर सब भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कहीं न कहीं सबको अपने बहुत सारी चीजों को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश और भारत को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, भारत में जो दलित पिछड़े। चलिए सर, तो एकजुट हो जाएं तभी ये संभव भी है, और ये लक्ष्य जो आप भेदना चाहते हैं वहां तक तभी पहुंच पाएंगे। जिस तरह से सुरेंद्र जी ने बाकायदा पूरा बताया था कि कैसे बाजू पे करेंगे, कैसे जांघों पर हमला करेंगे, कैसे नाभि पर हमला करेंगे, तो तभी हो पाएगा ना जब एकजुट हो पाएंगे। मैंने पहले भी कहा, आप चूंकि देरी से जुड़े हैं, कि 3 दिन के यदि रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो सबके बयान इधर उधर ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने मायावती जी के ट्वीट का भी जिक्र किया। मैं राम सागर सिंह जी का रुख कर रही हूँ। राम सागर सिंह जी, आपको कहीं दिल में घबराहट होती है? सब इकट्ठा हो रहे हैं, सब इतने त्रस्त हो गए हैं कि अब सब इकट्ठा हो रहे हैं, और आप भी समझते हैं कि इकट्ठा होने की ताकत क्या होती है। सुरेंद्र जी तो पहले जो जिन लोगों के साथ ये बैठना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ जाना चाहते हैं, पहले उनसे फरियाद ना, वही इनके ऊपर वार कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बैठ करके ममता बनर्जी पता नहीं नाभि पर वार कर रही है कि हाथ पर काट रही है कि पांव काट रही है, इनका मुझे पता नहीं। केजरीवाल दिल्ली में बैठ कर करके इनके माथे पर तलवार चला रहे हैं कि पेट पर चला रहे हैं, मुझे पता नहीं। केसीआर तेलंगाना में बैठ करके इनके किस अंग पर वार करना चाह रहे हैं, वार कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। तमिलनाडु में या जहां भी आप देखेंगे, इनके जो नीतीश कुमार जी का ही बात ले लीजिए, तो नीतीश कुमार जी को इस हद तक है कि 23 व्यक्ति को बिहार की जनता ने नकार दिया, बैठक हो रही है, व्यक्ति को उसका दिमाग साथ देना छोड़ दिया है, जिस व्यक्ति को भारत की जनता नकारने के लिए तैयार बैठी है, 71 से 43 कर दिया, उनका अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब आश्रम में जाने का समय नीतीश कुमार का आ गया है, और उनका जब इतिहास देखेंगे कोमल जी, तो मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, बाढ़ लोकसभा से, जहाँ की जनता इनको 5 बार लोकसभा में भेजा था, वहां की जनता के साथ में इन्होंने गद्दारी किया। वहां के जनता को इन्होंने कहा था कि मोकामा टाल योजना को लागू करेंगे, नहीं किया। बाढ़ को कहा था कि मुख्यमंत्री बनते हम बाढ़ को जिला बनाएंगे, नहीं बनाया। ये जब भी जीते हैं, मैं इनका इतिहास पीछे से बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार का, कि ये हमेशा अपराधियों के मदद से चुनाव जीतते रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की पार्टी जब ये थी, बेलछी कांड के बारे में जानते होंगे कि बेलछी कांड में इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़ के गई थी, जहां की दलितों के घर को जला दिया गया था, मारा गया था, और उसके मुख्य अभियुक्त से मदद लेकर के, अरुण सिंह से मदद लेकर के पहली बार नीतीश कुमार विधानसभा का मुंह देखे थे। नहीं तो 77 में जमानत जब्त हुआ था, उसके बाद चुनाव लड़े थे, तो ये इतिहास को बदलने वाले लोग हैं, संविधान को नष्ट करने वाले लोग हैं, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने। राम सागर जी, इन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे ना, अब अलग हैं, तो अब सारे ऐब आपको नजर आ रहे हैं। जल्दी से, चूंकि परिमल जी काउंटर करना चाहते हैं, परिमल जी जल्दी से, समय कम है, मुझे प्रेम कुमार जी का भी रुख करना है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जब हम गठबंधन में गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण पार्टी जैसे लोग कर रहे थे, और उसी के आधार पर जब भी हम इनके साथ थे, हम लोगों ने कभी इनको आरएसएस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की छूट नहीं दी, क्योंकि हमारा कमिटमेंट 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2019 में जब इन्होंने जनता से झूठे वादे करके, है ना, ये लोकसभा में इनकी बहुमत हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगे, और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया, जैसे को लागू करना, या एनआरसी को लागू करना, या जनसंख्या नीति को लाना। ठीक है, विनय जी जल्दी से, विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से
जी फिगर करें, बताइए। देखिए, मैं राम सागर जी को बता दूं, बड़ी अच्छी सी बात, आज जितने लोग इकट्ठे हैं, कम से कम एक समान विचारधारा के लोग आज एक साथ एक मंच पर आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो समय समय पे ऐसे विचारधाराओं से समझौता किया है जहाँ दूर तक अलगाववादियों तक के भी साथ समझौता करने, ये सत्ता लोलुपता से ग्रसित लोग ये क्या बात करेंगे विचारधारा की, बात कर रहे हैं संस्कृत की, बात कर रहे हैं संस्कार की। और भारत देखा नहीं लगता है आज उत्तर प्रदेश से लेकर जनता के साथ अगर किसी ने गद्दारी की है तो वह भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वारा बनाई गई सत्ता को तोड़ करके अपने हिसाब से सत्ता प्रेम कुमार जी का रुख करना है, प्रेम कुमार जी का रुख करना है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच। प्रेम जी, कैसे देख रहे हैं बीते जब से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश यादव हैं, उनके बयान, मायावती का ट्वीट, इन सब के बीच 23 जून को ये बैठक जहां सब एकजुट होना चाहते हैं, ये जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है, उस बीच ये खींचतान, ये क्या वाकई जिस उद्देश्य से इकट्ठा हो रहे हैं वो सफल हो पाएगा? और क्या क्या होगा और क्या क्या सवाल सामने खड़े होंगे इन सब के बीच जब ये बैठेंगे? जी सोनल जी, देखिए, इस देश में जब जब विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, तब तब देश में कुर्सी हिली, ये इतिहास रहा है। बीजेपी भी कभी विपक्ष में का हिस्सा होकर के कांग्रेस के खिलाफ एक इकट्ठा हुई थी, जनता पार्टी के दौर में भी, और बाद में भी राष्ट्रीय मोर्चा बना, और जब जब इकट्ठा हुए विपक्षी दल तो कुर्सी हिली है। तो इस बार जैसे 2019 में विपक्षी दल इकट्ठा नहीं हो सकते, इस बार होते हुए दिख रहे। तो इकट्ठा होना राजनीतिक दलों की अपनी मर्जी पर निर्भर नहीं करता। जनता अगर चाहती है तभी राजनीतिक दल इकट्ठा हो पाते हैं, नहीं तो उनके अंतर्विरोध उनको इकट्ठा होने नहीं देंगे। इस बार जनता का भारी दबाव है कि आपको इकट्ठा होना है, और इसी वजह से ये मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा। एक संक्रमण काल जरूर है जब तक कि ये फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, जिसको कि आप पूरा विपक्ष नहीं बोलेंगे, विपक्ष कभी भी एकजुटता का नाम नहीं होता है, बिखराव का ही नाम विपक्ष होता है, नहीं तो वो सत्ता में होता। तो विपक्ष बिखराव का ही नाम है, और इसमें जो एकजुटता होगी वो कितनी बड़ी एकजुटता होगी, उससे कुर्सी हिलेगी कि नहीं, यही चिंता है जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासत पर पुनर्अवलोकन करने के लिए विवश कर रही है। लगातार क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों तरफ से हो रही है। इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, इसी वजह से प्रतिक्रिया हो रही, इसको हम इसी रूप में देखते हैं। प्रेम जी, एक सवाल और है। केजरीवाल जी चाहते हैं कि राजस्थान हमें दे दो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तुम ले लो कांग्रेस से। उस बीच वो कांग्रेस की टांग खींचते भी नजर आते हैं। क्या सुरेन जी जो ये बात कह रहे हैं कि सब एकजुट होंगे और अलग अलग जगहों पर वार करेंगे, वो ऐसा कर पाएंगे? या वो शर्तें, जिन शर्तों के साथ ये सब एकजुट होंगे, वैसा हो पाएगा? कई जगह तृणमूल कांग्रेस की भी नहीं बनती है, ममता बनर्जी का अपना अलग ही राग है, वो नहीं चाहती कि कई जगह पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार उतारे। ये होगा कैसे? क्या इतना आसान होगा? देखिए, ये बातें जितनी भी आप बातें बता रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो तो हैं ही। इन सबके रहते हुए भी क्यों 23 जून को इकट्ठा हो रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता कि हमारे अंतर विरोध हैं? क्या ममता जी को नहीं पता? सबको पता है कि हमारे अंतर विरोध हैं। प्रदेश के स्तर पर उनकी पार्टियां हैं या किन्हीं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, उसके हिसाब से किन्हीं को कहीं कांग्रेस से लड़कर के अपना एग्जिस्टेंस बनाना है, कहीं किन्हीं को बीजेपी से लड़के बनाना है। लेकिन आज इकट्ठा होने की जो एक अगर बात है तो वो है कि जो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक ताने बाने को और क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को खतरा महसूस होता है। इस वजह से वो इकट्ठा हो रहे हैं, एग्जिस्टेंस के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और डेमोक्रेसी एक नारा है उनका, तो मैं मानता हूं कि अगर उनमें ये भावनाएं आएंगी तो वो निश्चित रूप से इकट्ठा होंगी। अगर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब जनता का दबाव नहीं है इकट्ठा होने का, ये बात साफ है। जनता का दबाव होगा तब इकट्ठा होंगी, और जब जब विपक्ष इकट्ठा हुआ है परिणाम निकला है। ठीक, सुरेन जी, मैंने पहले भी कहा था, अभी एक बार फिर से कह रही हूं कि कुछ पार्टियां डर रही हैं, जिससे मिलता जुलता सवाल है जो प्रेम कुमार जी से कहा। लीड आप करेंगे क्योंकि आपने कह दिया राहुल गांधी नाभि में ही वार करेंगे, तो ये कर पाएगी कांग्रेस? सबको कन्विंस कर पाएगी? या सिर्फ कर्नाटक की जीत से गदगद है? वहां तो वोट शेयर बीजेपी का उतना ही था जितना इससे पहले था, तो बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इस बार क्या कर्नाटक के नतीजों के बाद
इतना ज्यादा उत्साहित हैं कि बाकी राज्यों में भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि सभी राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां बेहद अलग अलग हैं। लीड करेगी कांग्रेस लेकिन सोनल, एक फिराक साहब का बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं सर ज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो ये जो काफिले बसने का सिलसिला है ना, यही संविधान का सिलसिला है। जिन जिन लोगों को भी संविधान बचाने की चिंता है, वो सब अपने अपने छोटे मोटे अहंकार, छोटे मोटे स्वार्थ, छोटी मोटी बातें छोड़ करके एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में आएंगे। और यहां पर मैं बहुत साफ बता दूं आपसे, कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करती है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम लीड करेंगे। हाँ, ये बात सच। और आपकी बात हम सुनाएंगे दुनिया को, मुद्दों को हम लाएंगे सामने। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। के रूप में हम ये 23 तारीख का खुले मन से आह्वान कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जिसमें किसी के मीडिएशन की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रकांड लोग, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के जो आपके यहां प्रवक्ता तक बैठे हुए हैं, ये सब अनर्गल बयानबाजी पे उतर आए हैं। नीतीश कुमार जी को गद्दार कह रहे हैं, उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं जो 17 साल इनके साथ, भाई उससे पहले अगर वो इनके साथ थे तब वो गद्दार नहीं थे, आज वो गद्दार। अजीब किस्म की बात करते हैं। बेलची कांड के जो अभियुक्त हैं उनसे ये तब नहीं संभव कर ले रहे थे जब नीतीश कुमार जी के साथ थे। तो इस तरीके की दोगलेपन की या दोहरेपन की बातें करने की जगह इनको ये बताना चाहिए कि महंगाई पर ये रोक क्यों नहीं लगा पाए, ये संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना क्यों चाहते हैं, ये ईडी की रेड 95% प्रतिपक्ष पे क्यों करना चाहते हैं, और एक ईडी का भी ये चार्जशीट क्यों नहीं डालना चाहते। आप बताइए, आप तो सोनल जी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। हिमाचल में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के घर में उनकी बेटी की शादी थी और उसी दिन इन्होंने रेड की। और मैं आज तक पूछना चाहता हूं कि उस रेड में मिला क्या। जिस दिन क्या नाम, ये राजस्थान का गांधी जिस आदमी को कहते हैं अशोक गहलोत, उनके घर में रेड करी, क्या मिला बताएंगे ये। इन्होंने डीएमके के एमके स्टालिन साहब के घर में रेड की, क्या मिला जरा बताएंगे। कारण क्या है कि प्रतिद्वंदियों को, राव संजय राउत के घर पे रेड किया, और जिन जिन लोगों को ईडी की रेड में किया, जो लोग भाजपा में चले गए, एकनाथ शिंदे और उनके 28 या 48 एमएलए चले गए, उनका केस शांत हो गया। यानी सत्ता के पास जैसे ही महाराष्ट्र में एक क्या नाम शिवसेना के सांसद और एमएलए आ गए, उनसे ईडी की रेड खत्म हो गई। तो ये जो एक काला अध्याय चल रहा है लोकतंत्र में, इसको खत्म करने के लिए सबको अपने छोटे मोटे मतभेद खत्म करके आना पड़ेगा साथ में, और भरोसा रखें कि सब लोग आएंगे और अहंकार खत्म होगा और नरेंद्र मोदी जी के अहंकार का अंत होगा, इस मायावी शासन का अंत होगा। मैं पुनः कह रहा हूं, ये मायावी लोग हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, और मुख्य मुद्दों पर हमेशा कोई बात नहीं करते, विषयांतर करने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं। तो सुरेंद्र इनका जी, सबका अंत होना है। जी जी सुरेंद्र जी, तो दीदी चाहती है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जाए नहीं, अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि इस बार 80 पार, तो इसका मतलब यह है कि बड़ा त्याग तो कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। आप क्षेत्रीय दलों को महत्व देंगे ना, अभी आपने कहा। हम देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है, हम क्षेत्रीय दलों को पूरा सम्मान देंगे, ये परस्पर सम्मान का समझौता होगा, ये अभिमान का समझौता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के तरीके का समझौता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल से मिलती है उस क्षेत्रीय दल के पीठ पे छुरा मारती है। अकाली दल के पीठ पे छुरा मारा, पीडीपी के पीठ पे छुरा मारा, इन्होंने शिवसेना के पीठ पे छुरा मारा, जेडीयू के पीठ पे छुरा मारने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो मैं आपको बताऊं, भाजपा जिससे मिलती है मिलकर के उनकी पीठ पे छुरा मारती है, और कांग्रेस परस्पर सम्मान का भाव रखती है, क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ध्यान रखती है। निश्चित तौर पर हमें जो जो कुछ भी करना पड़ेगा परस्पर सम्मान भाव के लिए, वो हम सब करेंगे। ठीक है, रामसागर जी बोल रहे हैं विपक्षी कि आप जो है चुन चुनकर कार्रवाई करवा रहे हैं ईडी की, इसके अलावा छुरा भी घोंपते हैं, ये
पिछले लंबे समय से देखने में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर विपक्षी ये कह रहे हैं कि अब आपके पाप का घड़ा भर गया। ये मैडम सुरेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट भेजवाए थे ईडी के कार्रवाई के खिलाफ, गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी नहीं रहे तो कार्रवाई ही नहीं हो सकती है। सीबीआई की कार्रवाई पर तो रोक स्टे लगवाने का काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता इनके जेल जा रहे हैं और बेल पर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को खारिज किया और कहा कि 100 करोड़ से ऊपर वो ये रिकवरी किया है, मिला है, तो वो पैसे किन लोगों के यहाँ से रिकवरी हुआ है, ये सुरेंद्र जी बताएंगे। सुरेंद्र जी बड़ा अच्छा चीज बोल रहे थे, चाइना के विषय में कह रहे थे। अरे इनके राहुल जी चाइना से जा करके गलबहिया करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं राजनीतिक फाउंडेशन पर, और बात यहाँ बड़ी बड़ी करते हैं, चाइना के विरोध की बात करते हैं। अरे चाइना को तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर करके अब तक अभी 8,000 करोड़ का हवाई जहाज का बात किए। कुछ काउंटर करना चाहते हैं राम सागर जी आपको? सुरेंद्र जी जल्दी से। सुरेंद्र जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए राम सागर जी को। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर अधिकारिक हैं तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में 18 बार जी सिंह नरेंद्र मोदी जी मिले हैं और इनको झूला झुलाया, चाय पिलाई, वडनगर ले गए, रिश्तेदारी निकाली और 20 सैनिकों के हमारे हत्यारे राष्ट्रपति से फिर से इंडोनेशिया में हाथ मिलाने गए। तो आज ये स्प्रेडिंग ना करें और मैं जिम्मेवारी से इनसे कहता हूं कि चाइना का ट्रेड बैलेंस बता दें, अरुणाचल में जो गांव बसा रहा है चाइना वो बता दे। बहुत अच्छी बात उठाई इन्होंने। गलवान वैली में हम क्या अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे गश्त कर पा रहे हैं ये बता दें। चाइना के सामने आपकी हिम्मत नहीं होती और राहुल गांधी जी का नाम ले रहे। राहुल गांधी जी किस पद पर हैं? अगर कोई राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किया है तो आप एफआईआर कीजिए। खाली टीवी पे थेथरा ही बतियाते हैं, टीवी पे थेथरा ही बतियाने के लिए आते हैं, टीवी पर थेथरा ही बतियाने के लिए मत आइए राम सागर जी। देश का मसला है। ठीक, एक सवाल का मसला है चाहिए, एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी चूंकि आपके पास भी वक्त कम है, राम सागर जी भी कह रहे हैं कि मुझे जल्दी निकलना है। इस बीच चूंकि अभी परिमल जी से ये सवाल पूछना था, चूंकि वो ये सब आयोजन कर रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन चूंकि आगाज वो करेंगे, अंजाम तक कांग्रेस के राहुल गांधी उनको पहुंचाने जा रहे हैं, तो सुरेंद्र जी एक सवाल जरूर बनता है, इस मीटिंग में पीएम चेहरे पर बात होगी क्या? सुरेंद्र जी, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। आप पीएम चेहरे की बात मत कीजिए, पीएम चेहरा तो हमारे पास है ही है और एक नहीं है, कई पीएम चेहरे हैं। हर दल के पास अपना पीएम चेहरा है। हमारे पास श्री राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। नहीं मुसीबत नहीं है ये मैं आपको बहुत सी फिर देश में लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है सोनल जी। यहां पर सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव नहीं है, ये अमेरिकन प्रणाली का चुनाव नहीं जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो। यही तो नरेंद्र मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव करना चाहते हैं जो संविधान के विरोध में है, देश के विरोध में है। यही तो ये भाजपा वाले, हमारे पास तो 20 चेहरे हैं। राम सागर की हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, बता दे नरेंद्र मोदी के अलावा कौन सा चेहरा। मैं तो कह सकता हूँ राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैं तो कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी हैं, एमके स्टालिन हैं, अखिलेश यादव हैं। मैं कह सकता हूँ आपकी हिम्मत हो, कहिए नरेंद्र मोदी के अलावा कौन है। अरे बताइए नरेंद्र मोदी के अलावा जी की इस बात पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जो है कुछ कह दें इस बात पर जो उन्होंने अभी एक शायरी के माध्यम से कहा है और कुछ इसी अंदाज में कहा है कि या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, जो भी कीजिए सौदा खरा कीजिए। एग्री रहेंगे सुरेंद्र जी के साथ? विनय जी मुझसे जी आप इसे देखिए, पीएम चेहरा या कोई चेहरा, इस समय बात चेहरे की नहीं। अभी राजपूत जी ने कहा ना, चेहरे बहुत सारे, ये सारे चेहरे मिल करके कहीं न कहीं एक मंच पर आकर के आज संविधान और भारत को बचाने की लड़ाई है। आप कह रही थी कि अभी हमें अच्छा नहीं लगा एक बात कि सारे लोग मिल करके भाजपा को हटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। हम भाजपा को नहीं हटाना चाहते, हम देश को बचाना चाहते हैं, हम प्रदेश को बचाना चाहते हैं,
हम देश की जनता को बचाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के पक्ष में नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, जिस तरीके का शासन है, इस शासन से हम इस देश की जनता को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सब एक मंच पर आ रहे हैं। हाँ, संविधान है ना सर, ताकत तो तभी मिलेगी ना जब आप कुर्सी पे बैठेंगे। कुर्सी से हटाएंगे तब तो आप बैठेंगे, हटाएंगे तब तो आप बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए इनकी बता दें, इनकी जो झूठ की पाठशाला है, ये इनकी पाठशाला चलती है। राम सागर जी, आपकी पार्टी, आपकी क्या तैयारियां, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां, ये सब तो तैयारी करके बैठे। इन्होंने कह दिया हमें पीएम चेहरे पर भी कोई बात नहीं करनी, फिलहाल तो नहीं करेंगे। शायद फिलहाल तो ये कहेंगे कि जो बाकी राज्य हैं वहां पर कैसे जो है हाथ मिलाए जाएंगे, किन किन शर्तों पर हाथ मिलाए जाएंगे, कैसे एकजुट होना है। आपकी पार्टी की क्या तैयारियां? तोड़ तो आप भी ढूंढ रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि उसी दिन कुछ ऐसा बड़ा करेंगे बिहार में, पटना में। तो सर तैयारियां पूरी है? इनके पास कुछ नहीं है इस समय करने के। हमारी तैयारियां जो होती है 24/7 होती है। तैयारी ये लोग करें, जो नहीं पढ़ते हैं वो परीक्षा के टाइम में पढ़ाई करते हैं। हम लोग तो सालों भर पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे हैं। हिमाचल, कर्नाटक, वहाँ क्या नहीं किए थे? क्या तैयारी सर, वहाँ क्या तैयारी नहीं किए थे? ठीक है, या तो कॉन्फिडेंस या तो ओवर कॉन्फिडेंस, दो ही चीजें होती है और ये सभी के लिए लागू होती है। 60 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है और ये नौकरी को ये रोजगार से जोड़ देते हैं। 34 करोड़ लोगों को तो हमने मुद्रा लोन योजना के द्वारा हमने रोजगार दिया है। हमने वायदा किया था 2 करोड़ पर यार 9 दुनिया 18 करोड़ लोगों को ही रोजगार देने की बात थी। हमने 34 करोड़ लोगों को रोजगार सिर्फ एक मुद्रा लोन योजना के द्वारा दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं? हमने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों को ये पसंद नहीं करते हैं। हमने शौचालय दिया, हमने पक्का घर दिया, हमने बहुत समय नहीं है 2024 में, ये तमाम चीजें तो रैलियों के लिए रखी है। बाकी ये है तैयारी अब किस तरह से तोड़ निकालेंगे सबका। प्रेम जी आपसे समझना चाहते हैं, सुरेंद्र जी ने बड़ी आसानी से कह दिया इस पर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाथ एक बार पहले भी मिले थे, तो अब इस बार इस पर कोई रार नहीं आएगी, सबके हितों को साधकर आगे चल जाएंगे। इतने बड़े परिवार को एक साथ लेना संभव हो पाएगा? थोड़ा परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे या वो सब कुछ वैसा ही होगा जैसे विपक्षी चाह रहे हैं और ये एक जादू होगा? देखिए सोनल जी, बगैर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के विपक्ष कभी एकजुट नहीं होता है। इवन यूपीए एनडीए भी बना तब भी हुआ। तो इस बार भी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो 23 तारीख को बनने जा रहा है। एक राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है वो विपक्ष लेने की तैयारी कर रहा है। चेहरों पर बात नहीं होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चेहरों पर बात नहीं होगी। तो इस तरीके से एक ये मौलिक रूप से ये सब सहमत हैं, सारे दल जो वहां पहुंच रहे हैं वो सहमत हैं कि एक मोर्चा बनाया जाए। और नीतीश कुमार ने काफी मेहनत की है बीते दौर में और उस मेहनत का नतीजा है कांग्रेस ने उनको सहयोग दिया है कि आप हमारी तरफ से मेहनत करिए। तो इस वजह से जो नहीं इकट्ठा हो सकते थे वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे माफ कीजिए मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन नीतीश जी जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि ये नीतीश जी को भी नहीं संभाल पाए, उनके साथ भी धोखा किया, अभिमान जी भी अलग हो गए। बिहार की परिस्थितियों को लेकर जो अपने घर को ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहे हो, उन्होंने सोच अच्छी रखी, विषय अच्छा रखा, लंबे समय से ये चल भी रहा था कि सब विपक्षी एकजुट होंगे, लेकिन उस बीच जो कुछ बिहार में चल रहा है उसे देखते हुए इतना आसान होगा नीतीश जी के लिए, क्योंकि उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, ममता दीदी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, इधर अखिलेश जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, केजरीवाल अलग ही ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच इतना आसान हो जाएगा कि आपने कहा कि यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन चेहरे पर बात नहीं करेंगे, जो सबसे जरूरी है, जो सबसे पहले होना चाहिए, जिसको बाद में जाकर रार हो सकती है और फिर देश के पास यही विकल्प रह जाएगा कि ये पता नहीं एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सबसे मुख्य विषय पर पहले चर्चा होनी चाहिए। ये सब परिस्थितियां बननी चाहिए, बन पाएंगी क्या बैठक में, और सिर्फ एक बैठक से हो जाएगा क्या? जी बहुत संक्षेप में अगर बोला जाए तो देखिए, चेहरे पर अगर बात होगी इसका मतलब है सत्ता के लिए बात होगी। अगर चेहरे पर बात नहीं होगी तो सत्ता प्रायोरिटी नहीं है, तब उसका मतलब है कि वर्तमान सरकार को गद्दी से हटाना प्रायोरिटी। ये इस बात को अगर समझ लिया जाए तो चेहरे का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। आज विपक्षी दल सत्ता के लिए नहीं इकट्ठा हो रहे, एक शासन जिससे जनता को मुक्ति दिलाने का उनका ध्येय है, इस वजह से इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए महत्वाकांक्षाएं
पीछे हटी हैं तब तो इकट्ठा हो रहे हैं। अगर महत्वाकांक्षाएं आगे रहती तो इकट्ठा होते ही नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज है, अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन हाँ, आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या उस हद तक कॉम्प्रोमाइज होगा कि सीटों के मामले में या लोकसभा में विनेबिलिटी फैक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज करते हुए दूसरे के लिए सैक्रिफाइस किया जाए, ये सब चीजें होंगी। लेकिन जब महाराष्ट्र में उदाहरण बना महाअघाड़ी, बिहार में महागठबंधन खुद उदाहरण है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? ये सीधी सी बात है कि ये संभव है। जी विनय जी, कितना लगता है कि वोट परसेंटेज बीजेपी जो है हमेशा मेंटेन रखती है अपना, और यदि वही उसने 2024 में भी किया, क्योंकि क्या सिर्फ कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को ये समझ आ जाना चाहिए कि मुस्लिम वोटों का वीटो हुआ, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो वैसी परिस्थितियां नहीं थी, तो इसे संभाले रखना भी एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी अभी कह रहे थे राम सागर जी 24/7 लगी रहती है प्रयास में, और उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। सोनल जी, एक चीज आपने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वोट का परसेंटेज वही है, भले वो सत्ता से बेदखल हुई। तो आज आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी 22% से हट करके 36% पे आकर के खड़ी हुई। तो कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा कि जनता का आक्रोश इस सत्ता के खिलाफ है, वह इस सत्ता को बदलना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस स्थिति में हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, ये किसी से छुपानी, उस पर हमें कोई बात नहीं करनी है, वो सभी लोग जानते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से निजात पाना चाहती है। और रही बात गठबंधन की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है हम सबको सम्मान देंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं सबको मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। और हम कहते हैं समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया। भारतीय कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में रही है, हमेशा बड़े भाई के साथ है। हर स्थिति में अपने आप को नीचे रख करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, यही चीज है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में। इस चीज को मानिए, आज न्याय खतरे में है। आप किस तरीके से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर आप कायदे से देखें, आप CRPC 32 के तहत जितनी कार्रवाइयां पुलिस के ऊपर हुई है, कहीं न कहीं परिणाम निकले। तो भारतीय जनता पार्टी का आज जो है जिस तरीके से कार्य कर रही है, यहाँ पे अधिकारी जिस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, वो किसी से नहीं डर रहे हैं। जनता के हितों का उनके मन में जरा भी ख्याल नहीं है। आज लोग परेशान है, हकीकत में परेशान है कि किसानों को खाद और DAP नहीं मिल रही है। अब जाइए आप देखिए किस तरीके से बिजली कटौती, बिजली की स्थिति भयावह बनी हुई है, बिजली मिल नहीं रही है। जो 5 साल अभी पिछले सरकार में बिजली मिली है, कहीं न कहीं मानिए आप कि 2008 में उत्तर प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता था। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई है, हमने उस पर काम किया। 327 छोटे सब स्टेशन, बड़े पावर स्टेशन बना करके 20,000 मेगावाट पहुंचा। आज 36,000 क्षमता की डिमांड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया नहीं किया है। तो इन्होंने केवल छल कपट, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, इन्हीं सब चीजों को लेकर के लगातार मैदान में रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए ये बहुरुपया सक्सेस रहे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनकी चाल को समझ चुकी है, इनकी रणनीति को समझ चुकी है। ठीक है सर, लेकिन क्या है कि ये जो माहौल है अभी काफी बदला है, VP सिंह देवेगौड़ा के समय भी नहीं है अब, तो स्थायी सरकार हर कोई चाहता है। स्थायित्व कितना बना रहेगा, चूंकि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं इस बीच। आप अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, एक तरफ नारा भी चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी उम्मीद लगाई है। सुरेंद्र जी चले गए, हमारे साथ नहीं है चूंकि उनको कहीं और दूसरी जगह जाना था, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर कही कि देखिए जो कुछ भी होगा वो एक सम्मानजनक तरीके से होगा। तो क्या उस पर मान जाएंगे? पहले तो जितने विपक्षी उत्तर प्रदेश में वो एकजुट हो जाएं। राम सागर जी, लेकिन एक सवाल आपके लिए है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, विधानसभा में कितनी बुरी तरीके से बीजेपी हारी, लोकसभा में अटूट प्यार मिला, तो ये कई जगह विपरीत भी होगा। ऐसी स्थिति में राम सागर जी, क्या वाकई में विपक्षी इस बार बहुत एक्टिव है और होना भी चाहिए? मजबूत विपक्ष हर कोई चाहता है, तो राम सागर जी के दिल में, उनकी पार्टी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है? वैसे तो आप साम दंड भेद सब अपना लेंगे,
लेकिन उसके बीच भी सब इकट्ठा होंगे तो फिर उसका तोड़ निकालना बेहद जरूरी है। मुझे पता है सारे पार्टियों का स्वभाव और खास करके नीतीश जी का स्वभाव मुझे पता है। नीतीश जी का जदयू पार्टी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करवाती है प्रधानमंत्री बनाने का, और बाहर कहती है कि नहीं हम कहा, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे हमको तो मुख्यमंत्री में ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रधानमंत्री में कहाँ एक्सेप्ट करेगा। अरे इनको तो बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहती थी। जब भी आप देखेंगे कि बिहार में चुनाव हुआ है 5 से 4 के बाद से, जब ये विजय कृष्ण जी से चुनाव हारे हैं बाहर से, तब से इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है। 5 से लेकर के आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े। ये पिछले दरवाजे से जाते हैं, तो अब इनका कलेजा कहाँ रहेगा। लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि राजद को ये कमजोर करना चाह रहे हैं, और राजद इनको कमजोर बिहार में करना चाह रही है, क्योंकि आगे सबको पता है बिहार के लोगों को कि आगे जो लड़ाई होगी। बिहार पे फोकस मत कीजिए ना, अब तो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। बीआरएस भी आ रहा है, केजरीवाल भी आ रहे हैं, इसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी के भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं, तमाम दल तो वहां पर पहुंच रहे हैं, ममता दीदी पहुंच रही हैं। तो अब क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे? अब सोनम जी एक दिन पहले आ रही है ममता बनर्जी, वो अलग से लालू जी से बात करना चाह रही हैं और नीतीश जी से। वो कांग्रेस के खिलाफ ही कान भरेंगे। वहां उन्होंने कह दिया है कि वहां तो कांग्रेस विहीन कर दी है ना। ममता बनर्जी एक एमएलए ये जिताए थे बड़ा मुश्किल से बेचारे, कांग्रेस और सीपीएम मिल करके, और उसको भी छीन ली ममता बनर्जी ने। कांग्रेस को बंगाल में विधानसभा के अंदर कांग्रेस विहीन विधानसभा कर दी। यूपी में शायद 2 एमएलए ही सिर्फ बचे हैं। सर आप कौन किसके कान भरेगा इसी पे निगाह रखेंगे? आपने जो वादे किए थे 2019 में, उनका हिसाब किताब भी तो जवाब देना होगा जनता को। इसकी तैयारी है ना, नौकरियों के वादे। जनता के बीच जाकर के पूरे देश में 30 मई से लेकर के 30 जून तक जनता के बीच जाकर के हम लोग हिसाब ही दे रहे हैं, हिसाब किताब भी दे रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। और जनता एक्सेप्ट भी कर रही है, चूंकि सबके घर में मिला है ना। हाँ। गैस सबके घर में मिला है, पक्का मकान सबको मिला है। सर महंगाई के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, आम जनता सुनना चाहती है। आयुष्मान 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो सबके घर में ही लाभार्थी है तो वो वोट कर रहे हैं बीजेपी को। इसीलिए 283 से 303 कर दे। अब इस बार 400 पार, 24,400 पार। ये लोग 34 तक कल्पना नहीं करें विपक्ष के लोग कि ये सत्ता का भूमि कभी देखेंगे, क्योंकि ये इतना प्रताड़ित किया है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को इतना प्रताड़ित करने का काम किया है। अभी जयराम रमेश जी ने अब गोरखपुर का उसके खिलाफ ध्यान दे रहे हैं। सर महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वक्त मुझे अब इजाजत नहीं देगा ज्यादा। मैं प्रेम जी का रुख कर रही हूँ। प्रेम जी, अब आम जनता की बात कर लेते हैं, राजनीतिक पार्टियों की, अपने उनके महत्वाकांक्षाओं की, संविधान को बचाने की, और सच झूठ की सारी बातें हो गई। लेकिन देश की जनता को ये स्थायी सरकार ऐसा दे पाएंगे? सब एकजुट होने के बाद ऐसा हो पाएगा? कैसे भरोसा दिला पाएंगे देश की जनता को, जिसे यही नहीं पता होता कि महागठबंधन और ये सब तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन जो पार्टी अभी सत्ता में है उसमें कब तोड़फोड़ हो जाए, कब टूट हो जाए, ये भी जनता कंफ्यूज रहती है। कुछ राज्यों के यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां जनता को पता ही नहीं होता कि वो मैंडेट किसको दे रही है, सरकार किसकी बनेगी। इस सब के बीच जनता के लिए क्या बचता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है सोनल जी। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जो है, अब वोट देने के बाद उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता, फिर सारा पावर सांसदों के पास में या निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास में आ जाता, और उन 543 आंकड़ा बन करके रह जाते हैं। उनकी खरीद फरोख्त, डराना धमकाना, या ऐसे सिचुएशन में उसके बहुमत से सरकार बन जाना है। तो ये डेमोक्रेसी में एक सोचने वाली बात है कि जनता को कैसे सशक्त किया जाए, मतदाताओं को कैसे सशक्त किया जाए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 120 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में चुनाव आयोग के हिसाब से।
उसमें 94 करोड़ ही वोटर लिस्ट में शामिल हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि 75 साल बाद भी आज तक लगभग 30 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में ही नहीं है, और जो वोटर लिस्ट में है उसमें 30 करोड़ वोट देने नहीं जाते। तो 60 करोड़ तो ऐसे वोट से बाहर है इस लोकतांत्रिक प्रणाली से। तो जनता और मतदाता की शक्ति का जो हम क्या बोले, ये तो रोना है इस लोकतंत्र का कि जो 60 करोड़ उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, और जो 37% जो लोग वोट लेकर के सत्ता में है, जैसे बीजेपी को 37% वोट मिले, लेकिन वास्तव में क्या 37% से सरकार बनती है? नहीं बनती है। सरकार तो जीते हुए सांसदों से बनती है। उनके वोटों को गिने तो हारे हुए सांसदों के उम्मीदवार वोट हटा दीजिए तो 37 नहीं 18 से 20% में सरकार बन रही है। तो इस लोकतंत्र पर तो पुनर्विचार का समय है, लेकिन अभी उस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भी इस शासन से और इन सब के बीच प्रेम जी ये लगता है कि फिर विचारधारा वाली पार्टियां होती हैं वो बचेंगी कहाँ? विचारधारा हालांकि बची भी नहीं बहुत, लेकिन इस बीच लोग फिर क्या चेहरे देखकर वोट करेंगे? लोग क्या सोचकर वोट करेंगे? या सिर्फ एक पार्टी जो कि सत्ता में उसको हटाना है इसलिए सब एकजुट हो गए, तो लोग ये करेंगे कि उनको हटाना है इसलिए वो उनके साथ हो लेंगे? ये बड़े सवाल हैं। 23 जून के बाद क्या फॉर्मूला तय करते हैं ये लोग क्या? क्योंकि वो भी इतना आसान नहीं होगा, काफी उलझा हुआ होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आपने वक्त दिया और इतना सारा महत्वपूर्ण वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए विनय जी बहुत धन्यवाद। प्रेम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी का भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे साथ राम सागर जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। परिमल जी का भी बहुत धन्यवाद। और डिबेट 88 में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।